स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस 2.0 पे। तो एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि जो है इस चैनल पे हम लोग एक अच्छी शिक्षण सामग्री के साथ में एवं उत्तम व्यवस्था के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हो सकें। जो हमारा चैनल है बेटा वो क्या है, यूनिक प्लस 2.0। इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ साथ में सब्सक्राइब करवाइए। अब आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। बेटा हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स में बेटा एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोले बेटा तो सिंपल वे में अगर हम लोग समझना चाहें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा पार्ट है, तो वन लाइन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका ABCD है। ABCD का मतलब ये हो गया बेटा कि बिना इसको पढ़े हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ ही नहीं सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा क्या है? हिस्ट्री ऑफ चार्ज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा हुआ है बेटा, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। हिंदी में इसको वैद्युत आवेश कहते हैं। अब हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री लिखा हुआ है। हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है बेटा? आप लोगों को दिख रहा होगा सामने कि इसमें लिखा हुआ है अबाउट 2500 ईयर्स एगो, यानी कि आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। ग्रीक के एक दार्शनिक थे। क्या थे बेटा? एक ग्रेट फिलासफर ऑफ ग्रीक, जिनका क्या नाम था? थेल्स। तो ग्रीक के एक दार्शनिक थे। इन्होंने किया क्या था कि अंबर एक प्रकार का पीला और कठोर पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? पीला और कठोर पदार्थ होता है। इसको इन्होंने क्या किया था? ऊन पे रगड़ा था। तो ऊन पे रगड़ने के बाद इन्होंने देखा क्या कि जो हमारा ये अंबर है, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या फिर हल्के जो तिनके आकार के कण होते थे उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ये देखने के बाद इनके मन में बहुत सारे विचार आए, लेकिन ये यहीं पे स्थिर हो गए। इन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी। इसलिए चार्ज का हम लोग फादर इनको मान सकते हैं कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन होगा? वो थेल्स होंगे। ठीक है। इसके बाद में एक लंबा समय अंतराल बीत गया। क्या बीत गया? एक लंबा समय अंतराल बीत गया आफ्टर ये लॉन्ग टाइम इंटरवल। अगर हम लोग टाइम देखें तो ये जो 1600 ईस्वी थी, इस समय पे इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम था? डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने क्या कहा कि जैसे अंबर को ऊन पे जब रगड़ा गया, ठीक ऐसे कांच को, लाख को, आबनूस की छड़ को, इन सब चीजों को जब रगड़ा जाता है तो ये सब भी क्या हो जाते हैं? सेम नेचर प्रदर्शित करते हैं। मीन्स कागज के या छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो गिलबर्ट महोदय ने हमको ये बताया कि जब कोई चीज रगड़ने पर अपनी से छोटे यानी कम भार वाली वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारी वस्तु है वो विद्युतमय हो गई है। विद्युतमय हो गई है कहने का मतलब क्या कि उसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत के गुण आ गए हैं। अच्छा, कोई वस्तु, किसी वस्तु में स्थिर वैद्युत के गुण कब आते हैं? जब वह वस्तु आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है, तो उसमें स्थिर वैद्युत के गुण आ जाते हैं। तो ये हमको किसने बताया? गिलबर्ट महोदय ने बताया। किसने बताया है? ये ध्यान रखिएगा, 1600 ईस्वी में गिलबर्ट महोदय ने बताया है। अब हम लोग जानेंगे कि चार्ज क्या होता है। तो वहां पे जब चार्ज के बारे में हम लोगों को पता चला, अभी हमने आप लोगों को क्या बताया है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है बेटा, तो वह वस्तुएं क्या हो जाती हैं? विद्युतमय हो जाती हैं। इस कंडीशन में वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। तो इससे हम लोगों ने चार्ज की एक परिभाषा निकाली। क्या निकाली है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का फैक्टर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कारक होता है जिसकी उपस्थिति में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब ये हो गया कि वो विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय का मतलब अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल वे में ये समझे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने के काबिल हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जब वो अप्लाई करेगा तो होगा क्या कि अगर किसी दूसरी वस्तु पे भी चार्ज है तो या उस पे 2 टाइप का फोर्स वो अप्लाई कर सकता है। जो पहला टाइप का फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा।
कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और जो दूसरा फोर्स होगा बेटा वो क्या होगा? रिपल्सन का फोर्स होगा। कौन सा होगा? अगर हिंदी में इन्हें आप जानना चाहते हैं तो इसको कहा जाएगा आकर्षण बल और इसको कहा जाएगा प्रतिकर्षण बल। तो ये दो प्रकार के बल जब कोई वस्तु इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है तो वो अप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे जानेंगे कि ये जो फोर्स होता है कब अट्रैक्शन का होगा और कब रिपल्सन का होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में लिखा हुआ टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा चार्ज होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारा चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हिंदी में धन आवेश कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को हिंदी में ऋण आवेश कहते हैं। बेटा इसको समझने के लिए हम लोग एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाएंगे। किस में जाएंगे? केमिस्ट्री में जाएंगे। तो केमिस्ट्री में जानने से पहले बेटा सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री बेटा रसायन विज्ञान होता है, हिंदी में इसको रसायन विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, उसके रूपों एवं उसके संगठनों, उसकी क्रिया विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। एक चीज आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री है बेटा वो सिर्फ दो कारणों से आगे बढ़ रहा है। कौन से दो कारण हैं? पहला कारण यह है कि एक मान्यता पहले ये थी कि एक ऐसा पत्थर है जिसका नाम पारस पत्थर है। कौन सा पत्थर है? पारस पत्थर है। और एक ऐसा द्रव होता है जिसको अमृत कहा जाता है। इन दोनों की खोज के कारण ही केमिस्ट्री में आजकल नए से नए रसायन बनते हुए चले जा रहे हैं। अब मेरा तो यही मानना है कि ये दोनों कभी बन नहीं सकते हैं, हो सकता है कभी बन जाएं। थोड़ी सी क्वालिटी इनकी जान लेते हैं। जो पारस पत्थर है बेटा ये ऐसा पत्थर होता है, भविष्य माना गया है, कहावत चली आ रही है कि इस पत्थर को लोहे के टुकड़ों में टच करा दिया जाए तो वो सोना बन जाए। तो चूंकि हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य बहुत महत्वाकांक्षी होता है, लालच से भरा होता है, तो इस लालच में लोग इसको बनाने में लगे हुए हैं। अब ये जो अमृत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अमृत लिखा हुआ है। अमृत का मतलब हो गया कि अगर कोई पी लेगा तो ना कभी बुजुर्ग होगा और ना कभी वो मरेगा, अजर अमर हो जाएगा। इसी के लालच में जो है केमिस्ट्री का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। अब मेरा तो यही मानना है कि ये दोनों कभी बन नहीं सकते हैं, हो सकता है कभी भविष्य में बन जाए, मौका मिलेगा तो आप लोग भी ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं। केमिस्ट्री में बेटा हम लोग ये जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रत्येक मैटर की, उसको हम लोग एटम कहते हैं। और जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, जिसमें जो ये वाला होता है ये नेगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव होता है और ये वाला क्या होता है? जीरो यानी उदासीन होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है। प्रोटॉन से रिलेटेड यानी जो चार्ज होगा धन आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो चार्ज होगा ऋण आवेश होगा। कैसा होगा? ऋण आवेश होगा। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कब हमारा जो है धन चार्ज होता है और कब कैसा चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है। यहाँ पे जो हमारा हेडिंग लिखा हुआ है बेटा, अगले जब हम टर्म पे चलते हैं तो हमारा लिखा हुआ है फंडामेंटल चार्ज। क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज को हिंदी में कहते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं? मूल आवेश। अब मूल आवेश का जो कॉन्सेप्ट है वो आप इतना समझिए कि इसका मतलब ये हो गया कि आवेश की वह छोटी सी छोटी मात्रा जिसके बाद आवेश को और छोटे टर्म में नहीं किया जा सकता है। मीन्स आवेश की सबसे जो छोटी मात्रा होती है उसी को मूल आवेश कहते हैं। और बेटा इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है फंडामेंटल चार्ज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, ये जो मूल आवेश होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। यहीं पे हम लोग समझते चलेंगे कि कब हमारा जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। एक्चुअली बेटा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अब इस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी पर चले जाते हैं और दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन
दूसरी वस्तु पहली वस्तु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे कि सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि कांच की छड़ को जब रगड़ा जाएगा किससे, रेशम से, तो इस कंडीशन में बेटा जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो जो हमारा कांच की छड़ है, जो हमारी कांच की छड़ होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव मीन्स धनावेशित हो जाएगी। और जो हमारा रेशम है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। आगे चल करके अभी हमने एक और पढ़ा था कि हम लोग आबनूस की छड़ को रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से। तो यदि हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो जो हमारा आबनूस है, आबनूस पे जो चार्ज आएगा वो निगेटिव होगा और बिल्ली की खाल पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग ये जान सकते हैं कि कब चार्ज पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। सिंपल वे में अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम जानना चाहें, यानी इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर जानना चाहें कि कब हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा या कब हमारा चार्ज नेगेटिव होगा, तो उसमें हम ये जान सकते हैं एक्चुअली जब नॉर्मल कंडीशन होती है किसी भी एटम की, तो नॉर्मल कंडीशन में, किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। उस पर कितना चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। जब इस पे हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये करता है क्या है कि अपने कुछ इलेक्ट्रॉनों को या तो डोनेट कर देता है या फिर किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब ये डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, इस कंडीशन में इसको दाता परमाणु कहते हैं। और जब इसको दाता परमाणु कहेंगे तो इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसको एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। हिंदी अगर बोलें तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राही परमाणु। क्या, कौन सा परमाणु कहते हैं, ग्राही परमाणु कहते हैं। इस कंडीशन में जब इस पर चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसको समझने के बाद में हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसको आप सिंपल वे में समझिएगा कि अगर कोई वस्तु है उस पर जो आवेश होगा और उस आवेश की जो क्वांटिटी होगी, मीन्स आवेश की जो मात्रा होगी, वो हमेशा मूल आवेश का n गुना होगा। कहने का मतलब यदि हम आवेश को Q से डिनोट करें तो जो किसी परमाणु पर या किसी तत्व पर जब आवेश उत्पन्न होगा तो उस आवेश की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, मूल आवेश का n गुना होगा। अब n गुना का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा n होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। मीन्स Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है, E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, लेकिन कभी भी Q इज इक्वल टू 1/2E, 2.3E या 3/2E नहीं हो सकता है। अगर हम ये वैल्यू लिख रहे हैं तो Q का ये मान कभी भी नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, या हिंदी में इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला जो तीसरा पॉइंट हमारा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको ध्यान से समझिएगा। हिंदी में इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का जो नियम है वो हमको ये बताता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। जब हम ये लाइन बोलते हैं बेटा तो थोड़ा सा चेंज ये आता है कि अगर हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, फिर हम जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वो आवेशित कैसे हो जाती हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है ये, जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था कांच की छड़, कांच की छड़ और प्लस रेशम बताया था। अब इसमें हमने आप लोगों को बताया कि ई वाला पॉजिटिव होगा, ई वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। एक सेकंड के लिए हम भूल जाते हैं कि इनको रगड़ा नहीं गया है। उस कंडीशन में इस पर भी यानी कांच की छड़ पर भी जो आवेश है वो क्या है, जीरो है। रेशम पे जो आवेश है वो भी क्या है, जीरो है। अब जब इनको आपस में रगड़ दिया गया, इन पे कुछ चार्ज आ गया, तो बेटा इस कंडीशन में होगा क्या कि जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये वाला क्या हो जाएगा, उतना ही ये वाला निगेटिव हो जाएगा। जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये निगेटिव होगा। अगर दोनों को आपस में ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव
और नंबर ऑफ नेगेटिव इक्वल है, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, 0 चार्ज मिल जाएगा। यही हमको बताता है कि जो किसी जो हमारा आवेश होता है वो सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ना तो इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बेटा बीच में छूट रहा है, उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। हमने आपको आवेश के बारे में बताया लेकिन अभी इसकी यूनिट नहीं बताई है। तो जो हमारा आवेश होता है बेटा, इसको हम स्मॉल क्यू से, कहीं कहीं कैपिटल क्यू से भी डिनोट किया जाता है, और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपके पास में कोई चालक है और उस चालक में 1 एम्पियर की धारा, क्या 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है, तो जो हमारा आवेश होगा वो क्या होगा, 1 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा आई होता है ये Q/T होता है। यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा बेटा, और Q = दोनों 1 है, तो 1 1 होने से Q = क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इस विश्वास के साथ कि आगे हम, इस वादे के साथ कि आगे आप लोगों की समझ एक अच्छी शिक्षण सामग्री के द्वारा हम उपस्थित होंगे। इस वीडियो से विदा लेते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।